हेलो फ्रेंड्स, तो अगेन स्टार्ट करते हैं। आज हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। अगेन दिस इज फ्रॉम द मैथमेटिक्स बेसिक। तो इसे हम फटाफट डिले नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फिर से आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, देखने का सही तरीका ये है कि आप क्वेश्चन को पॉज करो, खुद से सॉल्व करो। इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी देन लुक टू द सॉल्यूशन पार्ट, ओके, एल्स यू कैन मूव अहेड। और आपकी टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे फास्ट फॉरवर्ड करोगे फिर देखोगे। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विल टेक द वर्जन ऑफ इंग्लिश। ये नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज ओवर हियर। वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, और यहाँ पे हमें गिवन क्या है? देखो, 30 - x क्लास इंटरवल दिखा है, ये हमारा क्या है? लोअर लिमिट। दिस वन इज अवर अपर लिमिट, और ये है क्लास मार्क, जिसे हम एक्स आई से भी डिनोट करते हैं। नाउ वी नो द फॉर्मूला ऑफ ए क्लास मार्क। क्लास मार्क क्या होता है? दैट इज, मैं नॉर्मल फॉर्म में लिख रहा हूँ। क्लास मार्क इज इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। और यहाँ पे क्लास मार्क क्या गिवन है हमें? देखो 36 गिवन है। अब लोअर लिमिट क्या है? 30 प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। ओके, नाउ वी नीड टू डू अ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 36 into 2, that is equal to 72. Now this is 30 plus x. Transpose this to this side. 72 minus 30 is equal to x, and 42 is equal to x. And look for the answer. Option D is the correct answer. ठीक है, चलो फटाफट हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट लगे, कहीं पे भी आपको एक्सप्लेनेशन नहीं समझ में आए, यू कैन ड्रॉप दैट इन द कमेंट बॉक्स, फिर मैं उसे दूसरे लेक्चर में कंप्लीट करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द कार्ड। ठीक है, यहाँ पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? यहाँ पे कार्ड की नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट हो रही है? 7 से 40। सो हियर द इंपॉर्टेंट टास्क इज टू फाइंड द सैंपल स्पेस और द टोटल आउटकम। नॉर्मली जो हम मिस्टेक कमिट करते हैं वो क्या करते हैं? हम सीधा 40 को 7 से सब्ट्रैक्ट करते हैं एंड वी गेट 33, और 33 हम ले लेते हैं। पर यहाँ पे अच्छी बात यह है कि ऑप्शंस में कहीं पे भी हमें डिनोमिनेटर 33 नहीं है। बेस्ट तरीका क्या है सैंपल स्पेस निकालने का? यू नीड टू डू, आपको 40 में से 7 माइनस करना है और प्लस 1 करना है। सो दैट इज 1 इक्वल टू 34। तो जो ऑप्शंस के बेस में 35 है, आप उसे ऑलरेडी कट कर सकते हो। ठीक है, ये तो पहला तरीका है ऑप्शंस को एलिमिनेट करने का, कल को अगर आपको नहीं आता है तो। ठीक है, नाउ 7 to 40 we need to look for the multiple of 7। मल्टीपल ऑफ 7 द नंबर दैट कम इन द टेबल ऑफ 7। हम स्टार्ट करते हैं 7 7, क्योंकि हम 7 से स्टार्ट लेना है। 7, 14, 21, 28, 35 और 49। 49 इज क्रॉसिंग द लिमिट ऑफ 40, सो ये हम इसे इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ऐसे कितने नंबर है जो मल्टीपल ऑफ 7 में इस रेंज में? 1 2 3 4 5। ये रहा फेवरेबल आउटकम, क्या हो गया? 5। एंड द टोटल आउटकम इज इक्वल टू 34। तो 5/34 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नाउ हेयर वी नीड टू फाइंड द एलसीएम। हमें क्या फाइंड आउट करना है? एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर। सो स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर क्या होता है? दैट इज इक्वल टू 2। एंड द ग्रेटेस्ट टू डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट टू डिजिट नंबर इज 99। ठीक है, और देखो यहाँ पे मैंने मिस्टेक किया, ऐसे मिस्टेक्स आप भी एग्जाम में कर सकते हो। स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर की बात कर रहा है, 2 यहाँ पे क्या है? स्मॉलेस्ट एंड ओनली इवन प्राइम नंबर, हमेशा याद रखना। 2 इज स्मॉलेस्ट एंड ओनली इवन प्राइम नंबर। तो यहाँ पे ऑड नंबर क्या है? दैट इज 3। ठीक है, अब 3 और 99 की अगर आप एलसीएम फाइंड आउट करोगे, ये रहा 3, ये रहा 99, इसको 3 से डिवाइड करो, 1 और 33, तो क्या बचा? इनको मल्टीप्लाई कर लो। 3 इंटू 33 इज इक्वल टू 99। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। नाउ वन रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस इज 1। एक रूट हमें 1 दे रखा है। ठीक है, देन अदर रूट, दूसरा रूट क्या होगा? देखिए ऐसे क्वेश्चंस का, देखो मैं आपको तरीका बताता हूँ। अगर 1 रूट गिवन है तो हमें दो चीजें पता है। पहला, पहले तो मैं कोफिशिएंट बता देता हूँ कौन कौन सा है। हमें ए पता होना चाहिए, बी और सी। ठीक है, ए क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो दैट इज इक्वल टू 1। अगर कुछ भी नहीं है तो 1 होता है। ठीक है, नाउ मूव टू द बी पार्ट। बी पार्ट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स with the sign, that is equal to -4। नाउ कांस्टेंट टर्म क्या है? दैट इज सी, ये रहा 3। अब हमारे पास एक जीरो, वन ऑफ द रूट्स, मतलब हमारे पास जीरोस गिवन है, तो मैं उसे अल्फा इज इक्वल टू 1 ले लिया। ठीक है, एंड वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू क्या है? 1, प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ -4 अपॉन ए, दैट इज इक्वल टू 1। तो 1 प्लस बीटा इज इक्वल टू 4, एंड बीटा इज इक्वल टू 4 माइनस 1, दैट इज इक्वल टू 3। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बी केयरफुल रहोगे, हो सकता है सॉल्व करते हुए मेरे से भी कहीं मिस्टेक कमिट हो जाए, तो आप केयरफुल रहना। कहीं हो तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना, ताकि दूसरे भी इस चीज को आगे कंटिन्यू ना करें। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, इट्स हार्डली अ 5 सेकंड क्वेश्चन। अगर आपको पहले से पता है तो आपको 5 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेंगे। हमें यहाँ पे क्या पूछा गया है?
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी में हम कौन सा क्राइटेरिया नहीं यूज करते, दैट इज RHS, सिंपल, ठीक है। लेकिन अगर बात करते हैं सेम अगर कॉन्ग्रुएंसी की होती तो, अगर हम कॉन्ग्रुएंसी की बात करें तो हम कौन सा क्राइटेरिया यूज नहीं करते, एंगल एंगल एंड एंगल, ठीक है। और दूसरा साइड साइड एंगल और एंगल साइड साइड, ये हम यूज नहीं करते हैं, ठीक है। ये दोनों क्राइटेरिया हम यूज नहीं करते, ठीक है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। लेट मी इरेज दिस पार्ट। अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं, हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, 3 sin² थीटा एंड 4 cos² थीटा, ठीक है। यहाँ पे जो हमें जो बेसिक प्रॉपर्टी यूज करना आइडेंटिटी है वो है sin² थीटा प्लस cos² थीटा इज इक्वल टू 1। चलो एक बार काम करता हूँ, मैं sin² थीटा को क्या लिख सकता हूँ, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस cos² थीटा। अब मैं प्लग इन करने की कोशिश करता हूँ, जहां पे 3 है 3 और sin² थीटा की जगह 1 माइनस cos² थीटा लिखा प्लस 4 cos² थीटा। सॉल्व करो, 3 - 3 cos² थीटा प्लस 4 cos² थीटा, ठीक है। ये तो 3 का 3 रह जाएगा, -3 cos² थीटा प्लस 4 cos²थीटा, दैट इज इक्वल टू प्लस cos²थीटा। देखो ये किससे रिसेंबल कर रहा है, ऑप्शन डी से, ठीक है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे। अगर आप क्वेश्चन नंबर 7 को देखोगे तो यहाँ पे हमें क्या बोला गया है, इफ द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द सर्कल सबटेंडिंग एन एंगल थीटा एट द सेंटर इज न्यूमेरिकली इक्वल, मतलब लेंथ ऑफ आर्क, सो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला हमें क्या पता है, दैट इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 2 πr, ठीक है। ये न्यूमेरिकली किसके इक्वल है, एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, सेम पार्ट का एरिया, दैट इज थीटा अपॉन 360 πr²। अब यहाँ पे देखो बहुत सारे कैंसिल हो गया, थीटा अपॉन 360 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो बचा क्या यहाँ पे, 2r इज इक्वल टू r²। या फिर थोड़ा सिंपल कर लेते हैं, बेसिक है तो बेसिक की तरह सॉल्व करते हैं। ये रहा, r से r भी कैंसिल आउट, तो r की वैल्यू क्या आ गई, 2 यूनिट। लुक फॉर द ऑप्शन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो हम नेक्स्ट पे आते हैं। अब आ जाओ, ये क्वेश्चन पहले भी मैंने सॉल्व कर रखा है, यहाँ पे ध्यान से देखो। 16 ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज है, मैंने पहले भी बताया। मीडियन, मीडियन अगर आप अनग्रुप्ड डेटा की बात करोगे तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करता है, वी नीड टू चेक फॉर द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जब आप नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन चेक कर लोगे तो वो क्या हो सकते हैं, नंबर या तो ऑड हो सकता है या तो इवन हो सकता है। ऑड के लिए जो मीडियन का फॉर्मूला है दैट इज n+1/2th टर्म, ठीक है। पर इवन के लिए जो फॉर्मूला है वो क्या है, n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म का एवरेज, ठीक है। अब यहाँ पे देखो n की वैल्यू क्या दे रखा है, 16 ऑब्जर्वेशन है तो इवन में आ गया 16, तो 16/2 प्लस 16/2 प्लस 1th टर्म, ठीक है, और इनका एवरेज तो क्या आएगा, ये 16/2, ये कैंसिल हुआ 8, और ये भी 8, 8+1, ये रहा 9th। ये 8th और 9th टर्म का एवरेज चेक करो ऑप्शन में, द एवरेज ऑफ 8th एंड 9th ऑप्शन, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया से है। इफ द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस r, ठीक है, इज इक्वल टू 16, ये वॉल्यूम है, स्फीयर है जिसका रेडियस r है, ठीक है। दिस इज इक्वल टू, किसके इक्वल है, 16 टाइम द वॉल्यूम ऑफ ए हिमिस्फेयर। ये रहा हिमिस्फेयर, इसका वॉल्यूम जिसका रेडियस क्या है, स्मॉल आर है, ठीक है। नाउ वी नो द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, दैट इज 4/3 पाई, कैपिटल आर इज द रेडियस, सो r³ ये रहा 16, एंड वी नो द वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फेयर दैट इज 2/3 पाई स्मॉल r³, ठीक है। सो नाउ वी नीड टू फाइंड द रेशियो ऑफ r, कैपिटल R इज टू स्मॉल r। तो हमें एक सिंपल से कैलकुलेशन करना है, कुछ भी पेन नहीं लेना है। पाई को पहले आप पाई से कैंसिल कर दो, ये डिनोमिनेटर का 3 इससे कैंसिल हो गया, ठीक है। 4 1 जा एंड 4 4 जा, ठीक है, कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, कैपिटल R³ अपॉन स्मॉल r³ इज इक्वल टू 4/1, ठीक है। बट वी नीड टू फाइंड, कुछ मिस्टेक हुआ, हाँ देखो मिस्टेक हुआ ना, मैंने इस 2 को कॉपी नहीं किया, ये रहा *2, दैट इज इक्वल टू 8/1। पर हमें क्या चाहिए, r³ अपॉन कैपिटल R अपॉन r³ नहीं चाहिए, वी नीड टू फाइंड द रेशियो ऑफ कैपिटल R अपॉन स्मॉल r ओनली, ओके। तो r/r दैट मीन्स क्यूब का पार्ट यहां पे चला जाएगा, 8/1। अब 8 किसका क्यूब होता है, दैट इज इक्वल टू 2। 1 किसका क्यूब होता है, ऑफ कोर्स 1 का। तो अब करेक्ट आंसर इज 2:1, ठीक है। नाउ वेरी सिंपल एंड वेरी रिपीटेटिव क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में हमसे पूछा जाता है, तो फटाफट हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। नाउ हियर वी नीड टू वर्क आउट, हमें यहाँ पे दो वैल्यूज गिवन है, a दैट इज 2 raised to the power 7 एंड 3 raised to the power 10।
Now another one is b 2 raised to the power 3 and 3 raised to the power 7. Here we need to find of HCF. HCF is the highest common factor या फिर greatest common divisor. GCD भी कहीं कहीं लिखा रह सकता है। तो हमें इसमें क्या चेक करना है? सबसे पहले तो कॉमन टर्म ढूंढो, कॉमन बेस। ठीक है, बेस यहाँ पे कॉमन 2 है और 2 है, और इसमें जो स्मॉलेस्ट पावर है वो आप ले लो। देखो 2 की पावर 7, 2 की पावर 3, तो स्मॉलेस्ट क्या है? एचसीएफ की अगर हम बात करें 2 रेस टू दी पावर 3 है। ठीक है, नाउ लुक फॉर द 3। 3 भी यहाँ पे कॉमन है, बेस 3 की पावर 7 एंड 3 की पावर 10। तो इनमें जो सबसे स्मॉलेस्ट वन है क्या है? दैट इज 3 रेस टू दी पावर 7। अब ऑप्शन सर्च करो यहाँ पे कौन सा ऐसा रिसेंबल कर रहा है? दैट इज ऑप्शन 3, 2 रेस टू दी पावर 3 एंड 3 रेस टू दी पावर 7। बहुत ही रिपीटेटिव, अक्सर ये क्वेश्चन में हमें देखने को मिलता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम लीनियर ऑफ इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यहां पे हमें दो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। बिफोर आई सॉल्व दिस, पहले मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, एक्चुअली तीन क्राइटेरिया होता है, हमें वो पता होना चाहिए। फर्स्ट क्या है? इंटरसेक्टिंग। दूसरा क्या है? पैरेलल। और लास्ट वन कोइंसाइड। अगर आप इंटरसेक्टिंग की बात करो, इस केस में क्या होता है? A1 upon A2 इज नॉट इक्वल टू B1 upon B2। फिर आगे चेक करने की जरूरत हमें नहीं है। नाउ कम टू द पैरेलल वन। अगर आप पैरेलल की बात करोगे, इस केस में क्या होता है? A1 upon A2 इज इक्वल टू B1 upon B2 नॉट इक्वल टू C1 upon C2 होता है। ओके, नाउ कम टू द लास्ट वन, दैट इज कोइंसाइड। इन दिस केस इट इज A1 upon A2 इक्वल टू B1 upon B2 इक्वल टू C1 upon C2 होता है। ठीक है, नाउ अब यहां पे ध्यान से देखो। अब सेम चीज हम यहां पे, अगर हाँ सॉल्यूशंस के बारे में भी लिख देता हूं मैं। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द इंटरसेक्टिंग लाइंस देन इट हैज यूनिक सॉल्यूशन। क्यों? ये कहां पे मीट कर रहा है? देखो एक जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है, सो इट हैज यूनिक सॉल्यूशन, और यू कैन से सिंगल सॉल्यूशन। ठीक है, ना कम टू द पैरेलल लाइन। ये देखो कि दोनों पैरेलल लाइन आपस में कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, सो नो सॉल्यूशन। ठीक है, अब कोइंसाइड की अगर हम बात करते हैं, ये दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप करते हैं, सो है इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशन होता है। ठीक है, अब इसी को हम यहाँ पे चेक करते हैं। पहले मैं बताता हूँ A1 क्या होता है, A2 क्या होता है। सो फर्स्ट इक्वेशन, अगर मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ लाइन लेता हूँ, तो x का कोफिशिएंट क्या है? A1, दिस वन इज B1 एंड दिस वन इज C1। नाउ दिस वन इज A2, B2 एंड C2। नाउ वी लुक फॉर द A1 upon A2। साइन के लिए बहुत केयरफुल रहोगे, दैट इज 2/6। अगर ये सिंप्लीफाई रिड्यूस हो रहा है, आप रिड्यूस करोगे 1/3, दैट इज इक्वल टू 1/3। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। ये क्या यहाँ पे दे रखा है? B1 upon B2 that is equal to -3/9। Be careful with the sign. This 3 1 and 3 3 are. But the result is -1/3. Now, if you look at these two, if you compare these two, you will find that they are not equal. There is a difference of a negative sign. So, A1 upon A2 is not equal to B1 upon B2. That means it is satisfying the condition of intersecting lines. तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या मिला? ये रहा, कहाँ गया? It has unique solution. Option A is the correct answer. Okay, so let's move to the next one. अब यहां पे देखो क्वेश्चन क्या है। इफ द ओरिजिन इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट। ओरिजिन क्या है? एक लाइन सेगमेंट है हमारे पास, ये रहा हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है। इसका जो मिड पॉइंट है दैट इज ओरिजिन। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0,0। ठीक है, अब वो लाइन कौन सा है भाई? लाइन सेगमेंट P। ये देखो यहाँ पे गिवन है P, दैट इज A, B and Q, that is 3,3. Okay, now we need to find the value of A plus B. So before we need find the sum of A plus B, we need to find the A and B separately. ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं वर्कआउट। नाउ मिड पॉइंट की बात कर रहा है, सो वी नीड टू नो द फॉर्मूला ऑफ मिड पॉइंट। ठीक है, मैं पहले यहाँ पे डिनोट कर दे रहा हूँ कुछ चीजें। So this one is our x1 and y1 first coordinate, x2 and y2 second coordinate, and this is our midpoint x comma y. ठीक है, now the midpoint formula is x is equal to x1 plus x2 upon 2, whereas y is equal to y1 plus y2 upon 2। ठीक है, इन्हीं फॉर्मूला को हम यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो हमारे पास x क्या है, इस जगह पर मैं प्लग इन करता हूँ, इस वाले फॉर्मूला को यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। ठीक है, x की वैल्यू क्या है? दैट इज इक्वल टू 0 इक्वल टू x1। x1 देखो यहाँ पे क्या है? दैट इज इक्वल टू a प्लस x2 दैट इज इक्वल टू 3/2। नाउ डू अ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 0 into 2 दैट इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू a plus 3। सो ट्रांसपोर्ट माइनस ऑफ 3 इज इक्वल टू a। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गया? दैट इज इक्वल टू -3। क्लियर है? a की वैल्यू मैं यहां पे भी लिख देता हूं, a इज इक्वल टू -3। ठीक है, नाउ सेम मेथड वी आर गोइंग टू अप्लाई फॉर द बी। ठीक है, सेम मेथड हम किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं? वी विल अप्लाई फॉर द बी। ठीक है,
अब बी के लिए हमने कौन सा फॉर्मूला लिया, y दैट इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन टू. नाउ वैल्यू ऑफ y दैट इज इक्वल टू 0, वैल्यू ऑफ y1 दैट इज इक्वल टू b, अगेन वैल्यू ऑफ y2 दैट इज इक्वल टू 3, and now upon 2, now do a cross multiplication. So 0 is equal to b plus 3 and minus of 3 is equal to b. तो हमारे पास b की वैल्यू क्या आ गई, दैट इज इक्वल टू -3. और हमें फाइंड क्या करना था, वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस b, -3 प्लस ऑफ -3. तो -3 इज इक्वल टू -6. तो आंसर क्या है, ऑप्शन डी. ठीक है. कभी कभी जब हम बहुत ज्यादा प्रेशर और हड़बड़ी में रहते हैं तो हमें ऐसा क्या दिखता है, दोनों सेम और नेगेटिव साइन दिख रहा है, तो अक्सर हम यहाँ पे जीरो टिक कराते हैं. सो बी केयरफुल while moving to this type of questions. Okay, so let's move to the question number 14. ये रहा. अब इसमें हमें क्वेश्चंस क्या फाइंड आउट करना, सॉल्व करना है. एक बार मैं इसे इरेज कर लेता हूं. यहाँ पे एक डायग्राम गिवन है जहां पे ट्राइंगल एबीसी है, डी इज पैरेलल टू बीसी, डी और बीसी पैरेलल, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वालिटी होल्ड. नॉर्मली देखो, अगर पैरेलल है तो हमें जो फर्स्ट अप्रोच एज ए स्टूडेंट हमें दिखता है वो हम बीपीटी अप्लाई करते हैं. ठीक है. और हम क्या सर्च करते हैं, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी. ये हमारा फर्स्ट अप्रोच. चलो चेक कर लेते हैं ऑप्शन में ऐसा कुछ है क्या. ये रहा ए डी अपॉन डी बी, ये रहा ए ई अपॉन ई सी. पर यहाँ पे देखो, एक बार तो ये दो स्मॉलर साइड की बात कर रहा है और यहाँ पे ए ही स्मॉलर साइड है, फिर ये बड़ा साइड है, तो दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट. ठीक है. हमने कैंसिल आउट करना शुरू किया. मुझे नहीं पता इसमें अप्रोच में कैसे लगाऊं, मैं तो ऐसे अप्रोच लगा रहा हूँ. ठीक है. नेक्स्ट आते हैं, ए डी अपॉन ए बी, ये रहा स्मॉलर ट्राइंगल और ये बिगर पार्ट लिया है. ठीक है. ए ई अपॉन सीई, अब यहाँ पे एक स्मॉलर ले रहा है और दूसरा भी स्मॉलर ले रहा है. ठीक है. तो ये भी हम यूज नहीं कर सकते. नाउ कम टू द डी ऑप्शन. ठीक है. डी ऑप्शन में भी अगर देखें, ए डी इस वाला पार्ट की बात कर रहा है, अपॉन ए बी ये पूरे बड़े वाले पार्ट की बात कर रहा है, लार्जर वन. ठीक है. नाउ ए सी छोटा. अब ध्यान से फिर यहाँ पे देखो मिस्टेक है. फर्स्ट पार्ट यहाँ पे हमने क्या लिया है, स्मॉलर वन. अब यहाँ पे सेकंड पार्ट एसी कौन सा है, बड़े वाले ट्राइंगल एबीसी का साइड ले रहे हैं, तो ये भी नहीं हो सकता. तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी. मैं इसे इरेज करके एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये ऑप्शन क्यू सही है. देखो, ये जो करने का तरीका उनके लिए था जिन्हें ट्राइंगल से रियली प्रॉब्लम है. अब यहाँ पे देखो, ए डी ये रहा पार्ट, नाउ ए बी दिस वन इज द बिगर साइड. ठीक है. उसी तरह हमने लिया ए ई और लिया ए सी. अब ये पूछोगे जिनको कंसेप्ट क्लियर करना है, देखो ये हुआ कैसे. बेसिकली यहाँ पे दो ट्राइंगल हमने लिया, इन ट्राइंगल ए डी ई, और दूसरा ट्राइंगल जो हमने लिया ट्राइंगल ए बी सी. अब यहाँ पे गौर से देखोगे, ये एंगल दैट इज एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, और ये यहाँ पे क्या है, कॉमन है. ठीक है. नाउ मूव टू द दिस वन. अगर आप इस एंगल को ध्यान से देखो, मैं ब्लैक रेड ब्लू कलर यूज कर रहा हूं. दिस इज एंगल वन और दिस इज एंगल टू. सो एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू, और ये क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल. ठीक है. तो देयरफॉर ट्राइंगल ए डी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी. देखो सिमिलैरिटी तो सबको करने आता है, पर प्रॉब्लम ये आता है प्रोपोर्शनल साइड्स को हम कैसे लिखें. तो लिखने का सबसे इजी तरीका बता रहा हूं, ध्यान से देखना. हो सकता है थोड़ा स्लो करके देखो, पर एक बार में समझ में आएगा. ठीक है. मैं सबसे पहले कुछ चीजें यहां से इरेज करता हूं डायग्राम से, इसमें वक्त लो, क्योंकि इससे बहुत सारे इंपॉर्टेंट और 5 मार्कर क्वेश्चंस बनते हैं एक सिंपल से कंसेप्ट पे. ठीक है. ध्यान से देखो, हमने क्या लिया था, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए. तो स्मॉलर ट्राइंगल, सबसे पहले ट्राइंगल की हम बात करिए जो मैंने ब्लू कलर से हाईलाइट किया. ठीक है. ए डी ई, इसमें एंगल ए के सामने कौन सा साइड है, दैट इज इक्वल टू डी. तो ये लिख दिया हमने डी. सेम एंगल ए के सामने बड़ा ट्राइंगल, दैट इज, मैं किस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, मैं ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, ट्राइंगल ए बी सी की बात कर रहा हूं. एंगल ए के सामने कौन सा साइड है, बी सी. तो मैं यहां पे लिख दिया बी सी. नाउ इट विल बी इक्वल टू, सेम अप्रोच अप्लाई करो. हमने लिया था एंगल वन और एंगल टू लिया था. ठीक है. नाउ एट फर्स्ट वी विल लुक विद द स्मॉलर ट्राइंगल. एक कांस्टेंट हमें रखना है कि जो हमने स्मॉलर लिया तो हम पहले हर केस में स्मॉलर लेंगे. तो एंगल वन के सामने देखो कौन सा साइड है, दैट इज इक्वल टू ए. मैंने यहां पे लिख दिया ए. ठीक है. नाउ मूव टू द बिगर ट्राइंगल. जस्ट एंगल वन किसके इक्वल था, दैट वाज इक्वल टू 2. सो एंगल साइड दैट इज इन फ्रंट ऑफ एंगल 2 फॉर द बिगर ट्राइंगल इज ए सी. ये रहा ए सी. नाउ कम फॉर द रिमेनिंग वन. अगर ट्राइंगल ए डी ई की बात करते हैं तो उसमें रिमेनिंग पार्ट कौन सा रह गया, दैट इज, चेक करते हैं एक बार, रुको मैं इसे इरेज करता हूं ताकि हमें दिख जाए. हमने देखो क्या क्या यूज कर लिया, हमने यूज किया है डी, ये पार्ट यूज कर लिया, ए ई यूज कर लिया, तो बचा क्या, दैट इज इक्वल टू ए डी. ठीक है. नेक्स्ट हमने लार्जर ट्राइंगल की अगर हम बात करते हैं, हमने बी सी यूज कर लिया, ये रहा. हमने ए सी यूज कर लिया, ये रहा.
रिमेनिंग पार्ट क्या है, दैट इज इक्वल टू ए बी। इस तरह से हम सिमिलैरिटी चेक करते हैं। अब यहां पे ध्यान से देखोगे तो ये दोनों पार्ट आपको किससे रिसेंबल कर रहा है, ऑप्शन बी से। दिस वाज द करेक्ट वे टू डू दिस क्वेश्चन। नहीं अगर आता है तो जो मैंने फर्स्ट अप्रोच आपको बताया था आप उस अप्रोच के साथ आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 15। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है पर अक्सर यहाँ पे मिस्टेक्स हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन। अ लाइन, क्या लिखा हुआ है, अ लाइन विच इंटरसेक्ट द सर्कल एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। तो मैं डायग्राम बना के दिखाता हूं। सपोज करो ये सर्कल है, ठीक है, और यहाँ पे एक लाइन ऐसे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। दो पॉइंट है, दिस इज पॉइंट वन एंड दिस इज पॉइंट टू। एक दूसरा डायग्राम हम लेते हैं, फिर एक सर्कल बनाते हैं। दिस वन इज द सेकंड डायग्राम, और यहाँ पे एक ब्लैक कलर से मैं लाइन की जगह पे मैं क्या लेना पसंद कर रहा हूँ, यहाँ पे जस्ट गिव मी मोमेंट। और हमने यहाँ पे क्या लिया, एक ये रहा लाइन सेगमेंट, ठीक है। क्योंकि ये फिक्स लेंथ है तो ये लाइन सेगमेंट है। अगर लाइन है तो इस पार्ट को आप क्या बोलोगे, सीकेंट, जो कि हमारा आंसर था, ठीक है, सीकेंट। पर अगर यहाँ लाइंस के जगह पे क्या लिखा होता, लाइन सेगमेंट। अगर यहाँ पे लाइन सेगमेंट लिखा होता तो आवर करेक्ट आंसर वुड बी कॉर्ड, ठीक है। और जात इस क्वेश्चन को सॉल्व करने एक और हम इंपॉर्टेंट पॉइंट रिमेंबर कर लेते हैं। लॉन्गेस्ट और द लार्जेस्ट कॉर्ड क्या होता है ऑफ अ सर्कल, दैट इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द सर्कल, ठीक है, दैट पास थ्रू द सेंटर। एंड सर्कल कैन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायमीटर, कॉर्ड एंड सीकेंट। क्लियर है। चलो अब हम आते हैं ट्रिग्नोमेट्री। टिग्नोमेट्री देखते ही बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, पर टिग्नोमेट्री इतना परेशान नहीं करता है। अगर आप पाइथागोरस थ्योरम पे थोड़ा वर्कआउट कर लो, ट्रिपलेट्स पे थोड़ा वर्कआउट कर लो, तो टिग्नोमेट्री बहुत ही इजी है। जैसे मैं इस वाले क्वेश्चन पे आता हूँ, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन पे हमें क्या गिवन है, tan a इज इक्वल टू 3/4। फटाफट याद करो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ठीक है। अपने अपना तरीका आपका हो सकता है याद करने का, वो आप खुद से यूज करोगे। ना यहाँ पे देखो जो स्टूडेंट्स का अप्रोच क्या होता है, वो देखते हैं tan a 3/4 है, वो फटाफट एक राइट एंगल ट्राइंगल ऐसा बना लेते हैं, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल बनाने के बाद, ये तो थोड़ा मिस्टेक हो गया है, इसको मैं डिलीट करता हूँ। एक छोटा सा ट्राइंगल ऐसा बना लिया, ठीक है, बना लिया ये राइट एंगल ट्राइंगल। फिर वो यहाँ पे 3 लिखते हैं, दैट इज यहाँ से देख रहे हो तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस और हाइपोटेन्यूज, ये रहा 4, और हम 5 फाइंड आउट करते हैं। ऐसा ही कुछ हम अपन करते हैं, ठीक है। और फटाफट वैल्यूज प्लग इन करना शुरू कर। आप ये तो ध्यान दो, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। हो सकता है 1 मार्क्स के क्वेश्चन 5 मार्कर भी 1 मार्क्स में पूछे जाते हैं, मैं एग्री करता हूँ। पर कभी कभी हमें चेक कर लेना चाहिए आगे मूव करने से पहले, क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 घंटे से ज्यादा 1 सेकंड भी किसी को नहीं मिलना है। तो हमें ईच एंड एवरी सेकंड इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। तो हमें क्या करना है यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे एक आइडेंटिटी छुपा हुआ दिखाई दे रहा है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर। अभी जस्ट हमने इसे यूज किया। इसकी वैल्यू किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल है, तो मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया। नीचे में क्या लिखा हुआ है, सेक ए। अब हमें पता है सेक ए किसके इक्वल होता है, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस ए, ठीक है। तो सेक ए की जगह पे मैंने क्या लिखा, या फिर 1/सेक के डायरेक्टली आप लिख सकते हो कॉस ए। मैं लिख के दिखाता हूँ, इसको ऊपर लेके जाओ, इसे नीचे ले आओ। तो कॉस ए इज इक्वल टू 1/सेके, यहां तक कोई दिक्कत है, ठीक है। कॉस ए इंटू सेके 1 होता है, ठीक है। तो मैंने इसके जगह पे क्या लिखा, दैट इज इक्वल टू कॉस ए। अब कॉस ए की वैल्यू आसानी से हम निकाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे आपको ट्रिपलेट्स अगर याद है तो इतनी पाइथागोरस लगाने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। 3 4 और 5 के और ट्रिपलेट्स होता है, 3 और 4 परपेंडिकुलर्स होते हैं, 5 हाइपोटेन्यूस होता है। एंड वी नो कॉस ए, कॉस ए कौन सा पार्ट है, देखो इस पंडित बद्री प्रसाद में से, b/h, दैट इज इक्वल टू b, और ये रहा h। तो हमारे पास बेस क्या है यहाँ पे, दैट इज इक्वल टू 4, और एच हमने क्या फाइंड आउट किया, दैट इज इक्वल टू 5। सो द करेक्ट आंसर इज 4/5। अब जिन्हें लग रहा है कि सर ये 5 कहाँ से आ गया, तो चलो भाई हम 5 को भी लेके आते हैं, क्यों कहाँ से आया वो भी हम डिसाइड कर लेते हैं फटाफट। देखो नॉर्मली हमें क्या पता है, इस डायग्राम को ना मैं दोबारा बनाता हूं ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए और आपका एक्सरसाइज 1.1 यहीं सॉर्ट आउट हो जाए, ठीक है। यहीं पे हम सारा कुछ खत्म करते हैं। ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल है। सपोज करो आप जो यहाँ पे एक एंगल दे रखा है tan ए, तो उस एंगल का जो ए है मैंने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, आप जहां से ऑब्जर्व करते हो उसके सामने जो साइड होता है ना, दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, और जिस जगह पे आप खड़े हो दैट इज इक्वल टू बेस, ठीक है। और 90 के सामने जो साइड होता है दैट इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज। और हमें पता है tan क्या होता है, tan ये लास्ट वाला पार्ट है, दैट इज p/p। तो यहाँ पे 3 क्या है, दैट इज p, और b क्या है, दैट इज इक्वल टू 4। तो मैंने 3 यहां पे लिख लिया और b की जगह पे क्या लिख लिया, 4। तो वी नीड टू द फाइंड h, और नाउ द फॉर्मूला फॉर द h इज इक्वल टू रूट अंडर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो दैट इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, एंड स्क्वायर ऑफ ए 3 इज इक्वल टू 9, 4 स्क्वायर 16,
ठीक है, √25 दैट इज इक्वल टू 5। तो यहां से हमने निकाला था h की वैल्यू 5। ठीक है, बाकी सारा मेथड वही सेम है, इनको आप यूज करके 1 लिख सकते हो। और 1/sec किसके इक्वल होता है, कॉस ए के इक्वल होता है। कॉस ए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। बेस की वैल्यू क्या निकाला हमने, दैट इज इक्वल टू 4। मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया, हाइपोटेन्यूज क्या है, दैट इज इक्वल टू 5। सो 4/5 इज द करेक्ट आंसर। आपका मैंने बहुत सारा टाइम ले लिया, ठीक है। चलो हम मूव करते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। Now, if you look for the application of trigonometry, a car is moving away from a base of 30 मीटर हाइट टावर। ये हमारा पास टावर है, ठीक है। उसकी हाइट हमें क्या दे रखा है, दैट इज इक्वल टू 30 मीटर। एंड इट इज अ कार विच इज मूविंग अवे, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द कार। तो ये मूव करके मान लेता हूं मैं इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब यहां से कोई कार ऊपर टॉप ऑफ द टावर को देख रहा है, ठीक है। तो इस एंगल ऑफ एलिवेशन को मैं यहाँ पे थीटा ले लेता हूँ, और ये रहा परपेंडिकुलर। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल कार किया, दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द कार फ्रॉम द कार एट एन इंस्टेंट व्हेन द कार इज 10√3 मीटर अवे फ्रॉम द बेस। ये बेस है टावर का, इससे कितने दूरी पे है, 10√3। नाउ अभी मैंने आपको क्लियर किया था, अगर थीटा से यहाँ पे कुछ है दैट इज परपेंडिकुलर, ये बेस, और 90 के सामने क्या है, दैट इज हाइपोटेन्यूज। और हमें पता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। और जब भी याद रख लो मेरी बात, इफ यू आर वर्किंग विद अ परपेंडिकुलर एंड बेस ऑलवेज यूज tan और cot, इन दोनों में से कोई एक यूज करो। आई विल प्रेफर यू कि आप क्या यूज करो, यू विल यूज tan में मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ही कम है। तो हमने यहाँ पे देखो क्या किया, हमने लिखा tan, यहाँ पे हमने क्या लिया, थीटा, ये ले लिया, दैट इज इक्वल टू 30। बेस परपेंडिकुलर 30 है, बेस क्या है, 10√3। 10 से ये जीरो कैंसिल आउट, तो यहाँ पे क्या बच गया, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, दैट इज 3/√3। अब इसे रेशनलाइज करो, √3/√3, ये आ गया 3√3। और याद रखना √x इंटू √x किसके इक्वल होता है, x के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये रहा यहाँ पे 3, ये कैंसिल आउट, दैट इज। अब देखो आपके पास क्या आ गया, tan थीटा की वैल्यू आ गई 10√3। अब फटाफट मुझे बताओ tan√3 कब होती है, tan√3 कब होती है, जब tan थीटा की वैल्यू किसके इक्वल आ जाए, tan, देखो मैंने एक जल्दी जल्दी मिस्टेक कर रहा हूँ, √3 की वैल्यू कब होती है, जब tan 60 डिग्री होती है। अब कंपेयर करो tan को tan, और थीटा क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। सो डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 18। इस पर वीडियो थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक है। एटलीस्ट इन अ वन गो वी शुड सॉल्व 20 MCQ, इससे कम में तो हमारा काम नहीं चलना है, ठीक है। नाउ कम टू दिस वन, अब इसे सॉल्व करते हैं। नाउ व्हेन द डिग्री ऑफ मेजर ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 90 डिग्री। मतलब फटाफट मैं आपको ऐसे बना के दिखा देता हूँ डायग्राम। ये जो सेंट्रल एंगल है वो क्या दे रखा है हमें, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेक्टर ऑफ द सर्कल, हमें और रेडियस आर है, मुझे इसका सेक्टर चाहिए। नाउ वी नो द फॉर्मूला, एरिया ऑफ सेक्टर that is equal to theta upon 360 pi r square. Now the theta की वैल्यू क्या है, that is equal to 90 upon 360। pi की वैल्यू क्या है, that is equal to 22/7। मुझे पाई के फॉर्म में चाहिए तो हमें पाई नहीं लिखना चाहिए, ठीक है। तो ये रहा पाई की जगह पे मैंने लिखा पाई, आर स्क्वायर की जगह लिखा आर। जीरो से जीरो कैंसिल आउट, 9 1 एंड 9 4। सो इट इज 1/4 पाई r स्क्वायर। कहाँ पे ऑप्शन है, ये रहा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब ना आते हैं असर्शन और रीजन वाले पार्ट पे। अब यहाँ पे असर्शन और रीजन पार्ट पे इंग्लिश फॉर्म वाले फॉर्म पे जाते हैं, यहाँ पे नाउ जिसमें अगर असर्शन देखो तो हमें क्या दे रखा है, तो 2 + √2, और 2 प्राइम नंबर है। अंडर रूट प्राइम नंबर इज ऑलवेज अ इरेशनल नंबर, और आपको पता होना चाहिए रैशनल प्लस इरेशनल आपको हमेशा क्या मिलेगा, इरेशनल। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। Now the reason, the sum of the non-zero rational number and irrational is always irrational। परफेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है इसे, तो ये ए ऑप्शन हो गया, ठीक है। मैं इस रैशनल इरेशनल का जो पार्ट है मैं क्लियर कर देता हूँ। इफ यू आर डीलिंग विद द रैशनल प्लस माइनस इनटू डिवीजन विद द रैशनल नंबर, योर रिजल्ट विल बी ऑलवेज इक्वल टू रैशनल, ठीक है। वो रिजल्ट आपको किसके इक्वल होगा, रैशनल के इक्वल होगा। नाउ मूव टू द सेकंड पार्ट। आप रैशनल को डील कर सकते हो प्लस माइनस इनटू एंड डिवीजन with the irrational। इस केस में आंसर always will be equal to irrational। Now the third scenario is that if you are dealing with the irrational plus minus division and multiplication with the irrational, then there's the two chances, आंसर कैन बी रैशनल और इट मे बी इरेशनल, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, इसके बिना आपको बहुत दिक्कत आएगी, ठीक है। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 20, दैट इज फ्रॉम द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री।
अब ये क्वेश्चंस में बहुत सारे टीचर स्टूडेंट्स को बता देते हैं कि ऐसे मग अप कर लो कि एक्स जो है वो जब भी आपको डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस पूछे, मूव टू द सेकंड वन, मतलब वाई बता दो कोऑर्डिनेट। ठीक है, तरीका गलत नहीं है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, पर हमें पता होना चाहिए ऐसा क्यों होता है। देखो मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे क्या बोला, ये हमने प्लेन को चार क्वाड्रेंट में डिवाइड कर दिया, ये वाई है और ये एक्स है। ठीक है, नॉर्मली अगर हम कोई पॉइंट लेते, मैंने इस जगह पे कोऑर्डिनेट लिया, ठीक है, पॉइंट क्या है, दैट इज एक्स कॉमा वाई। अगर इस पॉइंट की डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक अगर आप मेजर करोगे, तो आप खुद देखो ये जो डिस्टेंस है वो क्या है। अगर मैं इसको इस कोऑर्डिनेट लेता हूँ, तो ये पॉइंट यहाँ पे एक्स था और ये जो पार्ट है यहाँ पे वाई। अब खुद देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या है और यहां से डिस्टेंस क्या है, दैट इज इक्वल टू वाई। तो अगर आप कोऑर्डिनेट इसे लिखना चाहते हो तो कहीं पे लिख लो, मैं भी वही चीज लिखा रहा हूं। ठीक है, एक्स क्या होता है, एक तो एब्सिस और ऑर्डिनेट आपको पता है, इसके अलावा एक और चीज जो बुक में मिसिंग होती है वो आप क्लियर लिख लो। एक्स क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। एक्स जो एब्सिस है आपका, वो हमें क्या बताता है, इट टेल अस अबाउट द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस। नाउ सेम फॉर द ऑर्डिनेट। अगर हम ऑर्डिनेट की बात करते हैं, ये हमें क्या बताता है, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। ये हमें किसका डिस्टेंस बताता है, एक्स एक्सिस का। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या दे रखा है, हमें एक पॉइंट दे रखा है, दैट इज -3,5 फ्रॉम द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है, ठीक है, द डिस्टेंस ऑफ -3,5 फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज 3 यूनिट। ठीक है, अब खुद देखो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस की बात कर रहा है। अब यहाँ पे देखो डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस कौन सा पार्ट बताता है, ऑर्डिनेट वाला पार्ट। और यहाँ पे ऑर्डिनेट क्या है, दैट इज इक्वल टू 5, तो ये गलत है। असर्शन पार्ट हमारा गलत होगा। नॉर्मली जो ऑप्शंस गिवन है उसके हिसाब से तुम्हें रीजन देखना भी नहीं चाहिए। ठीक है, इस केस में अगर सीधा सीधा बात है, असर्शन गलत है तो रीजन सही होगा। इस केस में जो ऑप्शन बनता है दैट इज इक्वल टू डी। तो भी मैं एक रीड करना चाहता हूँ, एब्सिसा ऑफ ए पॉइंट गिव द डिस्टेंस। सिंपल सी बात सही है, वाई एक्स क्या होता है, दैट इज इक्वल टू एब्सिसा। ठीक है, और वो क्या दे रहा है, डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस, 100% ट्रू। तो आज के लिए यहाँ पे है। नेक्स्ट मैं आपकी कमेंट और सजेशन चाहूंगा कि मैं चाहता हूँ कि ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करना। आप मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स पे टाइम सजेस्ट करो। देखो दो टाइम मेरे पास अवेलेबल है। फर्स्ट वन इज द क्लास टाइमिंग दैट इज फ्रॉम 6 मॉर्निंग 6 to 7:30। एक टाइम मेरे पास ये अवेलेबल है। दूसरा टाइम जो मेरे पास अवेलेबल दैट इज 9:30 to 10:30 रात में। ठीक है, इट्स ऑल अपॉन यू। अगर आपको लगता है कि हमारी क्लास हेल्पफुल है, मेरे पढ़ाने से आपके मार्क्स इनहेंस हो सकते हैं, डाउट्स क्लियर हो सकते हैं, तो आई एम रेडी टू हेल्प यू आउट। ठीक है, तो आप मुझे वो कमेंट बॉक्स पे पोस्ट करोगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। अगर आपको लगता है ये वीडियो रियली हेल्पफुल है तो आप अपने फ्रेंड्स को भी सजेस्ट कर सकते हो। थैंक यू, बाय बाय।